हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हमारी थर्ड यूनिट काफ़ी दिन से चली हुई है। आज हम थर्ड यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर है हमारी थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो टॉपिक रहेगा कमर्शियल सेल के ऊपर। कमर्शियल सेल हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसा सेल जिसे हम कमर्शियल पर्पस पर यूज़ करते हैं, मतलब डेली लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ों को चलाने के लिए जिन सेल का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम कमर्शियल सेल बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग हमारे जो ये वाल क्लॉक हैं इनके अंदर एक छोटा सेल डलता है, रॉड शेप का इतना बड़ा सेल होता है और उस सेल को हम नाम देते हैं ड्राई सेल। वो सेल एक कमर्शियल सेल है। वही सेल वैसे बड़ा आता था पहले, उसमें आजकल इसमें जो ये हमारे होते हैं गीज़र्स के अंदर भी डलता है वो सेल, मोटा सेल होता है, दैट इज़ ड्राई सेल। वो ड्राई सेल का एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है प्यारे बच्चों। और भी हमारे पास कई सेल है जिसे हम कमर्शियल सेल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे बैटरी के अंदर भी सेल डलता है और हमारी घड़ियों के अंदर भी सेल डलता है। घड़ी के अंदर जो सेल डलता है वो छोटा सा बटन जितना साइज़ का सेल होता है, उसे हम लोग बटन सेल के नाम से जानते हैं। हमारे मोबाइल में भी बैटरी डलती है, सबको पता है। हमारे घर में भी इन्वर्टर पे बैटरी होती है। तो ये सारे ही हमारे कमर्शियल सेल हैं जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में वेरियस चीज़ों को चलाने के लिए करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो कमर्शियल सेल, कौन सा सेल को हम कमर्शियल सेल कहेंगे? सबसे पहली बात, ए गैल्वेनिक सेल कैन बी यूज्ड एज कमर्शियल सेल इफ इट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, जो सेल इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो सेल हमारा कमर्शियल सेल बन जाएगा। और वो भी कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल मतलब कौन सा सेल? जिसके अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो केमिकल एनर्जी को यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे और कमर्शियली उसको यूज़ करेंगे डेली लाइफ के लिए, वो हमारा कमर्शियल सेल हो जाता है। और कमर्शियल सेल, कोई भी सेल एज ए कमर्शियल सेल हम यूज़ कर सकते हैं अगर वो इन दो कंडीशन को फुलफिल करे। पहली कंडीशन, उसका साइज जो है छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ना हो। लाइट इन वेट, वज़न उसका ज़्यादा ना हो। ठीक है। एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना उसको आसान होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कोई सेल तो हम उसे एज ए कमर्शियल सेल यूज़ कर सकते हैं। और साथ के साथ दूसरी कंडीशन और है, और वो कंडीशन है कि इट्स वोल्टेज शुड नॉट ड्रॉप मच ड्यूरिंग यूज़। आप उस सेल को यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते समय उसकी वोल्टेज एकदम से डाउन नहीं आनी चाहिए, धीरे धीरे उसकी वोल्टेज डाउन आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिस समय आपकी मोबाइल की बैटरी ख़राब हो जाती है, 2-3-4 साल बाद आपकी मोबाइल की बैटरी ख़राब हो जाती है, उस समय क्या होता है, उसको चार्जिंग लगाते हो, 2-2 घंटे आपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज लगा दिया, आप देखते हैं उसमें दिखा रहा है कि भी आपकी बैटरी पूरी चार्ज हो गई है। लेकिन जैसे ही आप उसको चार्जर से हटाते वो एकदम से फिर से डाउन हो जाती है। इसका मतलब उसकी वोल्टेज एकदम से ड्रॉप हो गई है, यानी कि अब वो यूज़ करने लायक नहीं रही। तो जिसकी वोल्टेज एकदम से ड्रॉप ना हो, धीरे धीरे उसकी वोल्टेज ड्रॉप हो, जो हमारी मोबाइल की नॉर्मल बैटरी होती है जो सही काम कर रही है, वो उसकी वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप होती है और 4-5 घंटे हमारी बैटरी निकाल जाती है। उसके बाद उसकी वोल्टेज डाउन होती है, तब उसको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो सेल हमारा कमर्शियल सेल होगा। लेकिन अभी मैं बीच बीच में वर्ड यूज़ कर रहा था बैटरी, अभी तो सेल बता रहा था, बीच बीच में बैटरी कह रहा था। अभी बैटरी, मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, क्या रिलेशन है एक्चुअल में सेल में और बैटरी में? बैटरी का मतलब इफ़ 2 और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तब हम उसका नाम बैटरी बोलते हैं। यानी कि जो मोबाइल की बैटरी है इसमें एक सेल नहीं है, एक से ज़्यादा सेल है और उन्हें सीरीज़ में जोड़ रखा है। सिमिलरली हमारे घरों में इन्वर्टर पे भी बैटरी यूज़ होती है, यानी कि उसके अंदर भी एक से ज़्यादा सेल हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इन सीरीज, इट इज कॉल्ड बैटरी। जो हमारी टॉर्च होती है, टॉर्च में भी हम लोग क्या करते हैं, सेल जोड़ते हैं, 2 सेल उसके अंदर या 3 सेल डलते हैं, तो वो उसको हम फिर बैटरी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारे पास सेल के बारे में और बैटरी के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे कमर्शियल सेल हैं ये कितनी तरह के होते हैं। Name of the topic is types of commercial cells. हमारे जो कमर्शियल सेल हैं 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले जो सेल है हमारे पास उन्हें हम नाम देते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल किन्हें कहा गया, जिनके अंदर एक बार रेडॉक्स रिएक्शन हो, कहने का मतलब वो एक बार यूज होंगे उसके बाद वो डेड हो जाएंगे, आप उनको बार बार चार्जिंग नहीं कर सकते उन सेल की, यानी कि आप इनको बोल सकते हो नॉन रिचार्जेबल सेल्स। प्राइमरी सेल को आप लोग नॉन रिचार्जेबल सेल के नाम से भी जानते हो। तो क्या होते हैं प्राइमरी सेल, या आप इसको लिख लो, इन दीज सेल्स रेडॉक्स रिएक्शन occur only once and become dead after some time. And cannot be recharged again and again. तो ऐसा सेल जिनके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक बार हो, उसके बाद वो थोड़े समय बाद डेड हो जाएं और आप उनको बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते। आप लोग देखते हैं जो हमारे वाल क्लॉक में सेल डलता है उसे हम एक बार यूज़ करते हैं, जब वो वाल क्लॉक में डला 2, 4, 5, 6 महीने साल बाद अगर वो डेड हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो हम उसको निकाल के डस्टबिन में फेंक देते हैं और नया सेल ले आते हैं बाज़ार से। सिमिलरली हमारी घड़ियों में जो हमारी हाथ की कलाई घड़ियों में जो सेल डलता है, छोटा सा बटन सेल, वो भी ऐसा ही सेल है, उसमें को भी एक बार यूज़ में लाया जाता है, जब वो डेड हो जाता है तो घड़ी वाला उसको निकाल के नया सेल डाल देता है, उसकी चार्जिंग नहीं होती। तो जो चार्ज नहीं किए जा सकते उन्हें हम प्राइमरी सेल नाम देते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सा हो गया, एक एग्जाम्पल तो आपके पास हो गया ड्राई सेल, जो अभी मैंने आपको बताया वाल क्लॉक में जो डलता है या गीज़र के अंदर मोटे वाले जो डलते हैं वो ड्राई सेल कहलाते हैं। और दूसरा सेल हमारा मरकरी सेल है। मरकरी सेल कौन सा है, मरकरी सेल वही है जिसको मैं आपको बोल रहा था बटन सेल। बटन सेल मतलब हमारी कलाई घड़ी के अंदर जो छोटा सा सेल यूज़ होता है, बटन जितना छोटा, उसे हम बटन सेल बोलते हैं, या मरकरी सेल उसका नेम है। तो ये दोनों सेल प्राइमरी सेल हैं, एक बार यूज़ होंगे डेड हो जाएंगे, आप उनको बार बार चार्ज ही नहीं कर सकते। तो ये पहले टाइप के सेल हो गए। अब दूसरे टाइप के जो सेल हमारे पास हैं उन्हें हम नाम देते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल किसको बोलते हैं, ये जो हमारे सेल हैं इनका नाम रिचार्जेबल सेल है। रिचार्जेबल मतलब आप इनको बार बार चार्जिंग इनकी कर सकते हो। हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है उसको चार्ज हम लोग कर सकते हैं, तो मोबाइल की बैटरी जो सी है वो एक एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी सेल का। हमारे घर पे जो इन्वर्टर पर बैटरी होती है उसको भी हम बार बार चार्ज कर सकते हैं,
तो वो भी हमारा एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी सेल का। तो इनको हम किस तरह से लिखेंगे सेकेंडरी सेल्स को? These cells can be recharged again and again। बार बार आप इनको रिचार्ज कर सकते हो बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जिनको पास करके बार बार रिचार्ज किया जा सके उन सेल को हम लोग सेकेंडरी सेल नाम देते हैं। और सेकेंडरी सेल का जो हमारे पास एग्जाम्पल है, सबसे पहला तो है लेड स्टोरेज बैटरी। किसको बोला गया है लेड स्टोरेज बैटरी? जो हमारी इन्वर्टर पर बैटरी होती है उसको हम लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। दूसरा जो सा हमारे पास है ये निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकैड सेल के नाम से भी इसे जानते हैं। ये वो सेल है जो देखने में तो हमारे जो इसमें होता है वाल क्लॉक के अंदर सेल वैसा लगता है देखने में, परंतु इसकी चार्जिंग होती है। ये कैमरों में डलता है लेकिन देखने में वैसा लगता है जैसा 5 रुपये वाला हमारा ड्राई सेल होता है, परंतु वास्तव में वो 5 रुपये वाला ड्राई सेल नहीं होता। शक्ल उसकी वैसे की वैसी है, देखने में वैसे का वैसा लगता है, साइज़ उतना है, परंतु ये चार्ज किया जा सकता है। इसको निकैड सेल के नाम से जानते हैं। जो हमारी ट्रिमर होती हैं, जो शेविंग वगैरह के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं ट्रिमर मशीन, उसके अंदर भी ये सेल डलता है। ठीक है जी। तो निकैड स्टोरेज सेल जो सा हमारे पास है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेल का। तीसरी तरह के जो सेल हमारे पास होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं फ्यूल सेल। नाम से पता चल रहा है कि इन सेल के अंदर कोई फ्यूल बर्न किया गया है, उस फ्यूल के बर्निंग से जो एनर्जी निकलेगी ये सेल उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्यूल सेल कौन है? Those cells in which electricity is produced by burning of fuel। तो जिन सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुए फ्यूल की बर्निंग की वजह से उन्हें हम लोग फ्यूल सेल के नाम से जानते हैं। और फ्यूल सेल का जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल इसका एग्जांपल है। तो टोटल 3 तरह के सेल हो गए, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए 2, ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। सेकेंडरी सेल के भी एग्जाम्पल दिए 2, लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। और फ्यूल सेल का एग्जाम्पल दिया 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। टोटल कितने बन गए? 5। तो इन 5 के 5 सेल्स की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग अब हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी एक की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग या रिएक्शन ज़रूर से ज़रूर पूछी जाती है, तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं किससे? ड्राई सेल से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राई सेल से। ड्राई सेल फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास प्राइमरी सेल का, और ये कंस्ट्रक्शन है ड्राई सेल की। एक बार ज़रा ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। ड्राई सेल में हमारा बाहर का जो ये सिलेंड्रिकल बना हुआ है वेसल, ये जिंक का होता है जो कि एनोड का काम करता है। जिंक का बना होता है ये, बाहर वाली जो आउटर लेयर होती है दैट इज मेड अप ऑफ जिंक, और ये एनोड का काम करती है। और बीच में कार्बन की रोड रखी हुई है, ये कार्बन की रोड जो है कैथोड का काम करती है। यहाँ पर जो स्पेस रह गया बिटवीन कैथोड एंड एनोड, इसमें 2 तरह का मिक्सचर डाला गया है। जो आपकी जिंक की
एनोड है, इसके साथ साथ तो डाला गया है अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट, और जो ये कार्बन की रोड है इसके साथ साथ डाला गया है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, और ऊपर से एक मेटल कैप लगा देते हैं ताकि इसमें से करंट फ्लो हो सके और जो हमारा ऑपरेटस जिसमें हमने अप्लाई करना है उसके अंदर ये जा सके, और यहाँ से इसको सील बंद कर देते हैं। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्राई सेल। आप लोगों ने सबने ये एक्सपेरिमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर किया होगा, काफ़ी बच्चों ने किया होगा कि आपके घर में जो सेल होता है, जो वाल क्लॉक से निकलता है, जिसको फेंक देते हैं, उसको तोड़ के ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने कि उसमें क्या क्या निकलता है। 100% पक्का किया होगा, बॉयज़ ने तो ज़रूर किया होगा। जब तोड़ के आपने देखा होगा उसमें से कार्बन की रोड निकली होगी, ठीक है, ये वो कार्बन की रोड है जो कि कैथोड का काम करती है, और साथ में उसमें पाउडर निकला होगा। पाउडर जो है वो ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, और साथ में उसमें एक पेस्ट भी आया होगा, ब्लैक कलर का ही पेस्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट एक्चुअल में होता है ब्लैक कलर का, तो इस कार्बन की वजह से वो हो जाता है। बनाने के लिए सेल को बड़ा आसान है। कैसे पैक किया जाता है? सबसे पहले खाली सिलेंड्रिकल शेप का जिंक का एक छोटा सा इतना सा कंटेनर ले लेते हैं सेल बनाने के लिए। उसमें क्या किया जाता है, उसके अंदर लेयरिंग लगाई जाती है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, या अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड मिक्स करके उसके अंदर एक लेयर लगा देते हैं। बीच में खड़ी कर देते हैं कार्बन की रोड, ग्रेफाइट की रोड। अब बीच में जो स्पेस खाली रह गया उसमें ऊपर से भर देते हैं क्या, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन। तो ऑटोमेटिकली जिंक की सराउंडिंग में अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड आ जाता है, कार्बन की रोड के सराउंडिंग में मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन आ जाता है, और ऊपर जो आपकी मेटल कैप फिट करके ऊपर से इसको सील बंद कर दिया जाता है। तो ये हमारा ड्राई सेल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपने ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, लिखना कैसे है उसके लिए मैंने आपको नोट्स सेंड कर दिए हैं, PDF, किस तरह से आप इसको लिखोगे अभी मैं जस्ट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। रिएक्शन क्या क्या होगी, यानी कि वर्किंग ऑफ द ड्राई सेल, वो मैं आपको अब समझा रहा हूँ। वर्किंग में आपके पास एनोड जोन सा है, जिंक का एनोड है, सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक आयन में बदलेगा। कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड जो पड़े हुए हैं ये अमोनियम आयन के साथ, अमोनियम क्लोराइड से जो अमोनियम आएंगे उनके साथ रिएक्ट करेंगे बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो इसने 2 छोड़े हैं इलेक्ट्रॉन उसको ये ले लेंगे, Mn2O3 प्लस अमोनिया प्लस वाटर में बदल जाएंगे, ठीक है। वैसे तो मेन यही 2 रिएक्शन है, ये एनोड की, ये कैथोड की। अब बात आई जो अमोनिया गैस यहाँ से निकली, ये कहाँ जाएगी? एक्चुअल में जो अमोनिया गैस निकली है और ये जिंक आयन जो पड़े हुए हैं, और अमोनियम क्लोराइड में जो क्लोराइड आयन थे, या जिंक क्लोराइड में भी क्लोराइड आयन थे, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, जिंक आयन प्लस अमोनिया प्लस क्लोराइड, और सारे मिल करके एक कम्प्लेक्स में बदल जाते हैं ZnNH3 2 Cl2। यानी कि अमोनिया गैस जो यहाँ से बनी है ये जाएगी नहीं, एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी ये, बल्कि इन्हीं से रिएक्शन करके कम्प्लेक्स में बदल देगी। वोल्टेज की बात करें 1.25 से 1.50 वोल्ट के ऊपर ये सेल काम करता है, और ज़्यादा लॉन्ग लाइफ इसकी नहीं होती। अगर आप इसको यूज़ भी नहीं करेंगे तो भी ये आफ्टर सम टाइम डेड हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस हैं, विदाउट यूज़ किए भी ये रिएक्शनें चलती रहती हैं, दैट इज़ वाई इट बिकम डेड आफ्टर सम टाइम। सारे के सारे सेल के बाहर एक कार्डबोर्ड की कवरिंग भी करी जाती है, गत्ते की कवरिंग। जो मोटा सेल है आपने देखा होगा उसके गत्ते की कवरिंग होती है बाहर से, ताकि उसका एटमॉस्फेयर से कोई कांटेक्ट ना हो सके और वो उसकी रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास था ड्राई सेल। अब इसके बाद हम सेकंड डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेल का ही दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज मर्करी सेल। तो दूसरा सेल जो हमारे पास एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल का, उसका नेम है मर्करी सेल। मर्करी सेल को हम बटन सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हमारी घड़ियों में जो हमारी कलाई घड़ी है उसमें छोटा सा सेल डलता है, उसको हम मर्करी सेल या बटन सेल बोलते हैं। इसको हियरिंग एड्स के अंदर, जो यानी कि कानों की सुनने वाली मशीन होती हैं, उनके अंदर भी डाला जाता है। या हमारे
आजकल तो टॉयज़ भी ऐसे आते हैं, उन टॉयज़ में भी ये छोटे छोटे सेल डलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ के अंदर। तो जो ये हमारे मरकरी सेल है, इनमें होता क्या है, ध्यान से देखो, इसके अंदर भी ड्राई सेल की तरह कैथोड एंड एनोड वही है, उसी तरह से जिंक का बना हुआ ये कंटेनर है छोटा सा बिल्कुल, जो कि एनोड का काम करता है, और यहाँ भी बीच में कार्बन की रॉड रखी गई है जो कि कैथोड का काम करती है। और यहाँ पर सॉल्यूशन जो भरा गया है वो मरकरी ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर भरा गया है जो एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। और कैथोड एंड एनोड को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ये मैंने रेड कलर से दिखाया, ये पोरस पेपर लगाया, पतला पेपर बिल्कुल पोरस है, ताकि कैथोड एंड एनोड की सेपरेशन भी बनी रहे और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इजीली हो सके। तो कैथोड हो गया कार्बन, एनोड हो गया जिंक, पोरस पेपर हो गया मरकरी ऑक्साइड एंड KOH का मिक्सचर हो गया एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ये सेल जब ऑपरेट करेगा, जिस समय ये सेल अपनी वर्किंग दिखाएगा तो क्या क्या रिएक्शन होगी, वो ये इसकी रिएक्शन यहाँ पर दिखाई गई हैं। सबसे पहले एनोड जिंक है, वो रिएक्शन करेगा OH नेगेटिव आयन ऑफ द KOH, KOH के अंदर जो OH है उनसे रिएक्शन करके ZNO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में बदलेगा। इलेक्ट्रॉन लूज हो रही है इसीलिए एनोड है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो हमारा मरकरी ऑक्साइड है ये रिएक्शन करेगा इन वाटर एंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस मरकरी ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करके मरकरी में प्लस OH नेगेटिव में बदलेंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या होएगी, जिंक प्लस HgO दैट कन्वर्ट इनटू ZNO प्लस Hg, इसमें बदलेंगे। कितनी वोल्टेज के ऊपर ये सेल काम करेगा, 1.35 वोल्ट के ऊपर ये सेल ऑपरेट करता है। तो ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मरकरी सेल। ज़्यादातर रिएक्शनें इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिएक्शन ज़रूर पूछी जाती है, ठीक है जी, या इसका यूज़ पूछ लेते हैं। तो ये था मरकरी सेल, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल दोनों हमारे प्राइमरी सेल थे, ये कंप्लीट हो गए। अब हम सेकेंडरी सेल को डिस्कस करते हैं। 2 सेल हमारे पास सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहला लेड स्टोरेज बैटरी जिसको हम इन्वर्टर पर यूज़ करते हैं, और दूसरी हमारे पास है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो स्टार्ट करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी से। तो ये हमारे पास नेक्स्ट सेकेंडरी सेल यहाँ से हम शुरू करते हैं प्राइमरी सेल के बाद। और जो नेक्स्ट हमारे पास ये सेल है वो हमारे पास है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी होती है, जो हम हमारे घरों पर इन्वर्टर के ऊपर यूज़ करते हैं बैटरी, वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। अगर हम बात करें लेड स्टोरेज बैटरी की, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एक इस तरह से रबड़ का या प्लास्टिक का टैंक बना होता है जिसमें अंदर से सेपरेशन होती हैं, ऐसे अलग अलग अंदर कंपार्टमेंट बने होते हैं। जो बैटरी हम घरों पर यूज़ करते हैं उसमें 6 कंपार्टमेंट होते हैं। ये मैंने 3 कंपार्टमेंट वाली बनाई है, यानी कि 3 सेल वाली बैटरी बनाई है। लेकिन जो हमारे इन्वर्टर पर यूज़ होती है उसमें 6 सेल होते हैं, ऐसे ऐसे 6 अंदर अलग 6 खाने होंगे उसके अंदर। हर एक कंपार्टमेंट में एक कैथोड एक एनोड, एक कैथोड एक एनोड, एक कैथोड एक एनोड ऐसे डाला जाता है। जो हमारे पास एनोड है वो किसकी प्लेट होती है, लेड की बनी हुई प्लेट होती है। और जो हमारे पास कैथोड है वो किसकी प्लेट बनी होती है, PbO2 या लेड डाइऑक्साइड की प्लेट बनी होती है। तो हर एक कंपार्टमेंट में एक प्लेट लेड की, एक प्लेट लेड डाइऑक्साइड की डाली जाती है, और हर एक कंपार्टमेंट में डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन डाला जाता है। कितना डाइल्यूट, 38% बाय मास, और जिसकी डेंसिटी है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सल्फ्यूरिक एसिड सभी कंपार्टमेंट में डाला जाता है जो कि एज एन इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। सभी एनोड को इकट्ठे मिला दिया गया, सभी कैथोड को इकट्ठे मिला दिया गया, यानी कि पैरेलल में कॉम्बिनेशन इनका किया जाता है ज़्यादा आउटपुट के लिए। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये 3 सेल की हमारे पास बैटरी है। हर एक सेल 2-2 वोल्ट का है, यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी हमारे पास ये है। और अगर हम इन्वर्टर की बात करें उसमें 6 सेल होते हैं, 2-2 वोल्ट के होते हैं वो भी, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी वो होती है। तो 12 वोल्ट या 6 वोल्ट की बैटरी कॉमनली यूज्ड होती हैं। ये उसकी कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग की मैं बात करता हूँ कि जिस समय आप इस बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हो, इट मीन्स आप इसमें से
करंट निकाल रहे हो, यूज कर रहे हो, उस समय इसमें क्या रिएक्शन होती है। सबसे पहले एनोड पर लेड की प्लेट सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट +2 इलेक्ट्रॉन में बदलती है, और कैथोड के ऊपर लेड डाइऑक्साइड सल्फेट आयन H+T+ इलेक्ट्रॉन PbSO4+2 वाटर में बदलती है। ओवरऑल हमारे पास क्या रिएक्शन बनी, लेड की प्लेट प्लस लेड डाइऑक्साइड की प्लेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके PbSO4 एंड वाटर में बदलते हैं। ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है, जिस समय हम बैटरी को चार्ज करते हैं। तो पहले बात आई चार्ज कब करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ डेंसिटी है सल्फ्यूरिक एसिड की 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन जिस समय हम इसको यूज़ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड हमारा यूज़ होकर के PbSO4 में बदलता जा रहा है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी कम होना शुरू करेगी, और जब इसकी डेंसिटी 1.30 से घटकर 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रह जाए, 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या इससे कम, इन दैट केस हमारी बैटरी को चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। जिस समय हम चार्ज करेंगे तो ये रिएक्शन जो हुई है यही रिएक्शन रिवर्स हो जाती हैं। कैसे, जो एनोड की रिएक्शन ये मैंने लिखी है, इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दो, कैथोड की रिएक्शन बन गई, और जो कैथोड की रिएक्शन है इसको रिवर्स करके लिख दो एनोड, मतलब एनोड की जगह कैथोड लिख दो, कैथोड की जगह एनोड, ये रिएक्शन उल्टी कर दो, ये भी रिएक्शन उल्टी कर दो, तो वो रिचार्जिंग की रिएक्शन बन गई। एनोड पर अब क्या रिएक्शन होएगी, कैथोड वाली रिवर्स करके लिखनी है, यानी कि PbSO4+2 वाटर कन्वर्ट इनटू PbO2 SO4 नेगेटिव 4H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होएगी, एनोड वाली रिवर्स करके लिखनी है। एनोड वाली रिएक्शन ये रही, इसकी रिवर्स क्या बनी, PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Pb प्लस SO4 नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन इसका रिवर्स कर दिया, PbSO4+2 वाटर कन्वर्ट इनटू Pb PbO2 एंड 2H2SO4। तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इसकी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती हैं। 2 मार्क्स में आपके पास रिएक्शन पर ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से करना। डिस्चार्जिंग की ये हैं, रिचार्जिंग की ये हैं, दोनों पूछ ले दोनों लिखनी है। अगर सिर्फ डिस्चार्जिंग या रिचार्जिंग की पूछ ले तो आपने वही वाली लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और हमारे पास अराइज होता है, कई बार बच्चे भी पूछ लेते हैं, आपके माइंड में भी ये आया होगा कि हम इन्वर्टर की बैटरी में पानी डालते हैं बार बार, वो पानी क्यों डालते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर वाटर इज एडिड पीरियोडिकली, वाई, पानी हम लोग क्यों डालते हैं। एक्चुअल में जिस समय आप लोग बैटरी को कर रहे हो रिचार्ज, जिस समय आप बैटरी को रिचार्ज यानी कि यहाँ पर उस समय रिचार्ज के समय हम बैटरी में करंट सप्लाई करते हैं, यानी कि करंट से ही बैटरी चार्ज होती है। तो जिस समय हम करंट देंगे हमारी बैटरी को तो क्या होगा, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाइल्यूट है, यानी कि उसमें पानी है, पानी ज़्यादा है एसिड कम है, और पानी प्लस एसिड में से करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। क्या इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, जब पानी और एसिड में करंट पास करेंगे तो जो हमारा पानी है वो आयंस में ब्रेकअप करेगा, H+ अलग होएंगे, OH नेगेटिव अलग होएंगे, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज़ के अंदर, हाइड्रोजन गैस के अंदर एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर। मतलब जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 है, इसका जो पानी है वो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बन करके निकलता जाएगा, यानी कि पानी इसका कम होता जाएगा। पानी कम हो गया, आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन बैटरी को वर्किंग के लिए क्या चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, बैटरी ऑपरेट नहीं कर पाएगी इजीली, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, पानी उसका धीरे 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 बिल्कुल ही ड्राई हो गया तो बैटरी ही डेड हो जाएगी। तो उस समस्या को हल करने के लिए इसमें वाटर लेवल बने होते हैं, वहाँ तक हम उसमें पानी भर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस से जो पानी लॉस हुआ है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, उस पानी की क्षतिपूर्ति करने के लिए हम उसको दोबारा डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को दोबारा से डाइल्यूट बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। मैं आपको रिएक्शन भी बता देता हूँ, कौन सी रिएक्शन होती है जिस समय वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, जिस समय हम बैटरी को करते हैं चार्जिंग, उस समय हमारा वाटर है, डाइल्यूट H2SO4 में पानी एंड एसिड है,
और एसिड की प्रेजेंस में ये ब्रेकअप करता है H+ के अंदर एंड OH नेगेटिव के अंदर। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर जाता है कटायन, H+ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में बदलेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके H2 बना देंगे, यानी कि H2 गैस रिलीज होएगी। एनोड पर क्या होगा, OH नेगेटिव एनोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, OH में बदलेगा, 4OH ऐसे ऐसे मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर के प्लस O2 बना देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये वाटर था धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में लॉस होने लगेगा, यानी कि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो पानी था वो उड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, जिसकी वजह से हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंसनट्रेटेड होता चला जाता है। उसको दोबारा से डाइल्यूट करने के लिए उतनी ही 38% बाय मास उसकी कंसंट्रेशन करने के लिए हम उसमें ऊपर से पानी डाल देते हैं पीरियोडिकली, और जिससे बैटरी की वर्किंग जो है वो प्रॉपरली होने लग जाती है। नहीं डालेंगे तो धीरे 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 सारा पानी उड़ जाएगा, बैटरी ही डेड हो जाएगी। तो ये था हमारे पास इसके बारे में। और पानी भी हम लोग कौन सा डालना चाहिए, या तो हमें रेन वाटर डालना चाहिए क्योंकि वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। या पानी को हम गर्म करके बॉयल करके ठंडा करके फिर डालें ताकि उसके अंदर जो भी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की हार्डनेस है वो दूर हो जाए और पानी सॉफ्ट होकर के इसके अंदर डालें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो सी है दैट इज कॉल्ड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो सेकेंडरी सेल का नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है, जिसे हम नीकैड सेल के नाम से जानते हैं। इस सेल के बारे में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही है, ठीक है। तो सिर्फ रिएक्शनों के टर्म में ही मैं इसको समझाऊंगा कि इसमें हमारे पास कैडमियम का तो एनोड होता है, निकल डाइऑक्साइड का कैथोड होता है, और KOH का सोल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज में लाया जाता है। यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन देखने में हमारे ड्राई सेल जैसी होती है, देखने में ड्राई सेल जैसा ही है। वहाँ पर कैडमियम एनोड, जिंक था उसमें एनोड, लेकिन यहाँ कैडमियम का एनोड, ठीक है। निकल डाइऑक्साइड एज कैथोड, KOH सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। रिएक्शन क्या होगी इसमें, जिस समय आप इसको यूज़ करोगे सेल को, उस समय कैडमियम का जो एनोड है वो OH नेगेटिव से रिएक्शन करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड में बदलेगा, +2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कैथोड के ऊपर निकल डाइऑक्साइड वाटर एंड इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके निकल हाइड्रोक्साइड +2 OH नेगेटिव में बदलेगा। अगर हम रिचार्जिंग की बात करें तो इन्हीं रिएक्शन को हम रिवर्स करके लिख देंगे, कैथोड वाली को रिवर्स करके लिख देंगे, वो एनोड की बन जाएगी ड्यूरिंग रिचार्जिंग, और एनोड की रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देंगे, वो रिएक्शन बन जाएगी कैथोड की ड्यूरिंग रिचार्जिंग। वोल्टेज की बात करें 1.40 वोल्ट के ऊपर ये सेल काम करता है, और काफ़ी पॉपुलर है ये कैलकुलेटर्स के अंदर। अगर पूछ ले भी कैलकुलेटर में कौन सा सेल यूज में लाया जाता है, दैट इज नोन एज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो ये था हमारे पास इसके बारे में। 2 ड्राई सेल हम लोगों ने 2 प्राइमरी सेल हम लोगों ने कर लिए, जिसमें ड्राई सेल और मर्करी सेल था। 2 सेकेंडरी सेल हम लोगों ने कर लिए, लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। अब इसके बाद हम लोग अगला डिस्कस करेंगे कौन सा, दैट इज फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ्यूल सेल है, और फ्यूल सेल में हम एक सेल डिस्कस करेंगे, उसका नेम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अगर हम इस सेल की बात करें, इसको हम बेसिकली स्पेस प्रोग्राम में कॉमनली यूज़ करते हैं। स्पेस प्रोग्राम का मतलब जो हमारे मून के ऊपर या और जितनी भी स्पेस में जाते हैं हमारे रॉकेट वगैरह, उनके अंदर इसको यूज़ में लाया जाता है। और इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था कहाँ पे, अपोलो मून फ्लाइट्स के ऊपर। जो अपोलो नाम की चांद पे गई थी जो फ्लाइट, उसके अंदर इसको यूज़ किया गया था। और 200 किलो फ्यूल इतना सफिशेंट था कि 11 दिन तक वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहा था। 200 किलोग्राम फ्यूल इज़ सफिशेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर 11 डेज, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें इस सेल में होता क्या है, इस सेल में कोई खास ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं कार्बन के,
एक हमारा एनोड का काम करता है, एक कैथोड का काम करता है। पोरस है, इसमें कुछ कैटालिस्ट भी डाले गए हैं। एनोड वाली साइड से हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस डालनी है, कैथोड वाली साइड से हम लोगों ने ऑक्सीजन, यानी कि जिस साइड से हम हाइड्रोजन डालेंगे वो ऑटोमेटिकली एनोड का काम करेगी, जिस साइड से हम ऑक्सीजन डालेंगे वो ऑटोमेटिकली कैथोड का काम करेगी। बीच में यहाँ सॉल्यूशन ले रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जो एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। तो जब हम हाइड्रोजन यहाँ से डालते हैं, वो पोरस से होता हुआ इधर आता है, ये भी इधर आता है, और इनकी रिएक्शन स्टार्ट होती है। सबसे पहले हाइड्रोजन जब पोरस इलेक्ट्रोड से होती हुई अंदर आई तो OH नेगेटिव से रिएक्शन करके वाटर एंड इलेक्ट्रॉन में बदलती है, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ से होती हुई जब यहाँ आई तो ऑक्सीजन वाटर एंड इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके OH में बदलती है। ओवरऑल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके वाटर में बदलती रहती हैं। तो ये आपके पास रिएक्शन होती है ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ दिस फ्यूल सेल। और एक इस फ्यूल सेल से आपका जो KOH है वो डाइल्यूट होता चला जाएगा, क्योंकि इसके साथ बन क्या रहा है, पानी। तो KOH यहाँ डाइल्यूट होता जाएगा, यानी कि इसकी यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, जैसे ज़्यादा होता जाएगा इसको साथ के साथ निकालते जाएंगे पानी को यहाँ से, ठीक है ना। कितनी वोल्टेज पर काम करता है ये सेल? 0.9 वोल्टेज के ऊपर ये सेल काम करता है, और ये कभी डेड नहीं होता। क्यों नहीं होता डेड? क्योंकि जब भी इसको यूज़ करना है फ्यूल डालो और इसको यूज़ कर लो, नेवर बिकम डेड, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में। इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा हैं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के कंपैरिजन में। 2 एप्लीकेशन है इसकी। क्या? एक सबसे पहले तो इसकी एफिशिएंसी, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला, उसकी एफिशिएंसी 40% होती है, यानी कि 60% वेस्ट हो जाता है मटेरियल। यहाँ अगर हम बात करें इसकी एफिशिएंसी 70% तक होती है, 70% तक इसकी एफिशिएंसी है, जो कि सबसे ज़्यादा है अभी तक। पहली तो इसकी ये एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। थर्मल पावर प्लांट से तो इतना ज़्यादा धुआं निकलता है जिससे पोल्यूशन होता है, लेकिन इससे पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इसकी रिएक्शन से बनता है पानी, वाटर बनता है, तो वाटर पोल्यूशन नहीं करता, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। एक क्वेश्चन और आपके पास यहाँ से आ सकता है, भैया अपोलो स्पोर्स मूनलाइट के अंदर क्या यूज़ किया गया था? आंसर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज़ किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में जाते हैं वो पानी कहाँ से पीते हैं? पानी साथ में नहीं लेके जाते, वो अपने वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दिस वाटर इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था हमारे पास सेल्स के बारे में। सेल का हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है कोरोजन का। उसके बाद आपकी ये यूनिट खत्म है। तो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो कोरोजन का है। कोरोजन क्या होता है? अगर हमारी मेटल के ऊपर अटैक हो जाए गैसेस का, एयर का, वाटर वेपर्स का, तो हमारी मेटल धीरे धीरे कोरोड करना शुरू करती है। कोरोड करने का मतलब वो ख़राब होना शुरू होती है, ठीक है ना। इसको हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है। ब्राउन कलर की लेयरिंग डिपॉजिट होती है आयरन के ऊपर। चांदी की बात करें उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट होती है सिल्वर सल्फाइड की, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कॉपर के ऊपर अगर हम देखें, कॉपर के ऊपर भी हमारी ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट होती है जिस समय उसमें कोरोजन होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास कोरोजन के हैं। तो कोरोजन क्या है? स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल। किसी मेटल का धीरे धीरे से ईटिंग अवे हो जाना, यानी कि खराब होते जाना, ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, यानी कि एयर के अटैक की वजह से, एंड वाटर वेपर्स के अटैक की वजह से, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो मेटल के सरफेस के ऊपर एयर वाटर वेपर्स का अटैक होएगा तो हमारी मेटल धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी, एंड इट इज़ नोन एज कोरोजन, ठीक है। और कोरोजन का जो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कोरोजन। और अब हम यहाँ से इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे आयरन को रस्टिंग होती है? 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है रस्टिंग ऑफ आयरन का मैकेनिज्म, 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है कोरोजन की डेफिनेशन, और 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है रस्ट का फॉर्मूला। आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क में, व्हाट इज रस्ट? तो आंसर रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड।
जो रस्ट है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है और इसका फॉर्मूला Fe2O3.XH2O होता है। यहाँ पे X का मतलब वाटर मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई फिक्स नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। जिस समय आयरन को रस्ट लगता है उस समय आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले आयरन के सरफेस के ऊपर वाटर वेपर्स, गैसेस का अटैक होएगा, वो आपस में रिएक्शन करेंगी। वाटर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और H2CO3 में बदलता है कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, ये ब्रेकअप करता है H+ एंड कार्बोनेट आयन के अंदर। ये होता देख आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2+ में बदल जाता है। आयरन Fe2+ में बदलेगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन और ये एनोड का काम करेगा। यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है। एनोड इसमें आ गया बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को वाटर वेपर्स जो हमारे सरफेस के ऊपर थे, आयरन के सरफेस के ऊपर, एंड ऑक्सीजन आयरन के सरफेस पे थी, ऑक्सीजन वाटर वेपर उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर के अंदर दोबारा से। ऑक्सीजन वाटर वेपर्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करके किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये दोबारा से ऑक्सीजन H पॉजिटिव है, यहाँ पे गलती लिखा हुआ, इसको ठीक कर रहे हैं, ठीक है जी, 4H पॉजिटिव है ये एक्चुअल में। ऑक्सीजन इन H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है प्लस इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शन करता है, जो यहाँ से छोड़े हैं वाटर बनेगा। आयरन ऑक्सीजन वाटर आपस में रिएक्शन करके Fe2O3 में बदलेंगे। Fe2O3 आगे वाटर से फिर से रिएक्शन करके Fe2O3 एंड XH2 में बदल जाता है, यानी कि इसको रस्ट लग गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन, 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास आता है रस्टिंग से हम बच कैसे सकते हैं, कैसे कोरोजन से हम हमारी मेटल को बचा सकते हैं। यानी कि हमारे पास आएगा मेथड्स कौन कौन से हैं, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन। तीन तरह के हमारे पास मेथड लगेंगे। पहला मेथड बैरियर प्रोटेक्शन कहलाता है। बैरियर प्रोटेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे मेटल के सरफेस के ऊपर या तो ऑयल लगाते हैं या पेंट लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं, इसको बैरियर प्रोटेक्शन कहते हैं। बैरियर मतलब रुकावट, मतलब हमारी मेटल को हमने एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड वाटर वेपर के कांटेक्ट में आने से रोका, इसको बैरियर प्रोटेक्शन बोला गया है। तो ये किया जाता है बाय अप्लाइंग पेंट, ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। दूसरा हमारे पास है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, बलिदान, यानी कि इसमें कोई अपना बलिदान देगा, यानी कि आयरन के आर्टिकल को जंग लगने से बचाने के लिए कोई दूसरी मेटल अपना बलिदान देगी। हम इस के अंदर क्या करते हैं, आयरन के आर्टिकल के ऊपर कोई थिन लेयर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की डिपॉजिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक की लेयर आयरन के सरफेस पर कॉमनली चढ़ाई जाती है और प्रोसेस को नाम दिया जाता है गैल्वेनाइजेशन। Galvanization is the process of depositing a thin layer of zinc on the surface of iron. इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछ लेते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव आयरन के कंपैरिजन में, तो जब तक आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक की लेयर है आयरन को जंग नहीं लग सकता। धीरे धीरे जिंक की लेयर खराब होती जाएगी, निकलती जाएगी, अटैक होता जाएगा और वो दोबारा से उसको गैल्वेनाइजेशन फिर से कर दिया जाता है। तो ये गैल्वेनाइजेशन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है। तीसरा हमारे पास कौन सा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ये हम कॉमनली यूज करते हैं हमारे समुद्री जहाज के ऊपर, या फिर हम इसको अप्लाई करते हैं उन पाइप्स के ऊपर जिनमें कंटिन्यूसली 24 घंटे पानी बहता रहता है।
आयरन की पाइप्स, सपोज ये हमारे पास आयरन की पाइप है जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है। हम क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम या किसी और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का पीस लेंगे और उसको एक वायर की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे विद दिस पाइप। जिस समय आयरन को जंग लगेगा, आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, लेकिन मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव आयरन से, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2+ में बदलेगी और ये इलेक्ट्रॉन ये वापस दे देगी आयरन को, यानी कि आयरन ने जो इलेक्ट्रॉन दिए थे उसको वापस मिल गए। यानी कि आयरन के कंपैरिजन में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता चला जाएगा, ये मैग्नीशियम का पीस जो रखा था धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा और हमारा आयरन का जो आर्टिकल है, पाइप है या हमारे समुद्री जहाज है वो बचे रहेंगे। फिर समय समय के बाद जब ये मैग्नीशियम के पीस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा से मैग्नीशियम का नया पीस लगा दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों। और लास्ट में चौथा मेथड है यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। लास्ट हमारे पास है एंटी रस्ट सॉल्यूशन को यूज करना, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो जंग लगने को रोकता है। इस सॉल्यूशन को हम बेसिकली मशीन्स के अंदर डालते हैं, मशीनों का तेल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, ताकि मशीन के जो अंदर के पुर्जे हैं उनके ऊपर जंग ना लगे, जहाँ पर ना हम पेंट अप्लाई कर सकते आसानी से, तो वहाँ पे उनको बचाने के लिए हम यूज़ में लाते हैं। एंटी रस्ट सॉल्यूशन जो हमारे पास है बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, अल्केलाइन सॉल्यूशन होते हैं, अल्केलाइन फॉस्फेट या फिर अल्केलाइन क्रोमेट का सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं एज एन एंटी रस्ट सॉल्यूशन। तो ये था प्यारे बच्चों सारा हमारे पास रस्टिंग, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशिंग द कोरोजन, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर बात करें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को फास्ट करते हैं, तो वो पहला फैक्टर आएगा रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। जो मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव है उसके कोरोजन के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। दूसरी बात इम्प्योरिटी ऑफ द मेटल, प्योर मेटल को कोरोजन बहुत कम लगता है, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी है तो उसके अंदर कोरोजन जो है फास्ट हो जाता है। तीसरा स्क्रैचेस या डेंट अगर मेटल के ऊपर पड़े हुए हैं तो उसकी मेटल का कोरोजन जो है फास्ट हो जाता है। चौथा अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो कोरोजन का रेट जो है फास्ट हो जाता है, क्योंकि कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। कहने का मतलब एक तो आपने आयरन को डाल दिया प्योर वाटर में, एक नमक वाले पानी में, तो नमक एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, नमक वाले पानी में आयरन को रस्ट जो है जल्दी लगता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच प्रमोट द कोरोजन, और ये मैंने बताए मेथड्स ऑफ प्रिवेंशिंग द कोरोजन। यहीं पर आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको सारे अच्छी तरह देख लेना, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, वो टॉपिक मैं आपको दोबारा से करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।